Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws. मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट ऑफ 1961। जैसा कि आप जानते होंगे कि रिसेंटली एमपी हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसीज अनाउंस की हैं एंड होपफुली जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है दैट विल बी कंडक्टेड इन मार्च। सो प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर के आपकी क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इसको लेकर के हम डिटेल्ड एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं एंड अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फ्रेम कर सकते हैं ताकि आप इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपी एकोमोडेशन एक्ट। हम इस एक्ट को किस तरह से पढ़ने वाले हैं, देखिए जिस तरह से हरियाणा प्रीलिम्स एग्ज़ाम से पहले हरियाणा के जो लोकल लॉज हैं उन्हें हमने अपने चैनल पर हैंड रिटन नोट्स के साथ प्रोवाइड किया था एंड जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहे बिकॉज हैंड रिटन नोट्स से एक प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल जाता है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एंड साथ ही के साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि किस सेक्शन से किस तरह का क्वेश्चन प्रीलिम्स में फ्रेम किया जाता है एंड मेंस एग्जाम में भी किस तरह का क्वेश्चन किस पर्टिकुलर सेक्शन से पूछा जाता है। सो बेसिकली वी विल बी गोइंग टू डू अ एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, ओके, जो कि आपके पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखिए एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, किसी भी एक्ट को देखिए पढ़ने से पहले आपको उस एक्ट का एक्ट नंबर एंड जो कुछ बेसिक डिटेल्स हैं वो पता होनी चाहिए। सो एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, दिस इज़ एक्ट नंबर 41 ऑफ 1961। ये सब देखिए जो पर्टिकुलर डिटेल्स हैं इनको आप अपने बेयर एक्ट में जो फ्रंट पेज है, फर्स्ट पेज है, उसी पर एक साथ सब चीज़ों को लिख लें एंड बार बार इन्हें रिवाइज करें बिकॉज जो डेट्स होती हैं उनको स्टूडेंट्स काफ़ी बार भूल जाते हैं। इतने सारे एक्ट हैं, हर एक एक्ट में इनेक्टमेंट डेट, एनफोर्समेंट डेट है, तो इसके लिए आपको बार बार रिवाइज करना होगा चीज़ों को, ओके। सो एमपी अकोमोडेशन एक्ट को प्रेसिडेंट की असेंट मिली ऑन 25 ऑफ दिसंबर 1961 एंड इट गॉट पब्लिश्ड ऑन, ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ ऑन 30 ऑफ दिसंबर 1961। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि इस एक्ट के अंदर टोटल 51 सेक्शंस हैं जो कि 7 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं एंड 2 शेड्यूल्स भी इस एक्ट के अंदर हैं। तो ये बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम उस एक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, उस एक्ट की यूटिलिटी क्या है, क्या यूज़ है, क्यों उस पर्टिकुलर एक्ट को इनेक्ट किया गया। सो ये बातें हमें पता चलती हैं फ्रॉम द प्रियम्बल और द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एक्ट। जब आप स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्टिव मिलेंगे लिखे हुए कि जो मेन ऑब्जेक्ट है एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का, दैट इज़, देखिए जो एक्ट का नाम है वहीं से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, एकोमोडेशन कंट्रोल। सो एकोमोडेशन को कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट को फ्रेम किया गया एंड टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑफ लेटिंग एंड रेंट, कि किस तरह से किसी भी एकोमोडेशन को लेट आउट किया जाएगा, कितना रेंट लिया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को रेंट पर अगर दिया जाता है कोई भी एकोमोडेशन तो उस पर्सन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेंट लिया जा रहा है। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एमपी एकोमोडेशन एक्ट के अंदर हमें प्रोविजंस देखने को मिलते हैं जहां पर स्टैंडर्ड रेंट के बारे में बात की गई है एंड किस तरह से रेंट फिक्स किया जाएगा, ऑल्सो किस तरह से किसी भी टेनेंट को एविक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता देखिए कि आपको रेंट पर आपने कोई भी रूम लिया, कोई अकोमोडेशन लिया और आपको अगले ही दिन कह दिया जाए कि आप यहाँ से निकल जाइए। इस तरह से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए जो एकोमोडेशन एक्ट है ये रेगुलेट करता है कि जो टेनेंट है उनको जब एविक्ट किया जाएगा तो पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए रीजनेबल ग्राउंड्स पर उन्हें एविक्ट किया जाए, रीजनेबल नोटिस उन्हें दिया जाए। इस चीज़ को भी रेगुलेट किया जाता है बाय दिस एक्ट एंड ऑल्सो जो एविक्शन की प्रोसीडिंग्स हैं ताकि वो एक्सपीडिशियसली हो, वो जल्दी कंप्लीट हो जाए, उसमें ज़्यादा डिले ना हो, इस चीज़ को भी इस एक्ट के द्वारा सेफगार्ड किया गया है। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ दिस एक्ट इज़ टू रेगुलेट
द रिलेशंस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट। सो ये एक्ट लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट दोनों के ही राइट्स को सेफगार्ड करता है। अब हम आज इस वीडियो में चैप्टर 1 दैट इज़ जो हमारा प्रिलिमिनरी चैप्टर है, जहाँ पर हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं, शॉर्ट टाइटल पढ़ते हैं, उस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। सो सेक्शन 1 दैट इज़ शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। देखिए शॉर्ट टाइटल एक्ट का जो नाम है दैट इज़ द शॉर्ट टाइटल, एंड एक्सटेंट दैट इज़ ये जो एक्ट है ये अप्लाई होता है टू होल ऑफ एमपी। एंड यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि इन द फर्स्ट इंस्टांस, स्टार्टिंग में जब ये एक्ट लागू हुआ तो उस समय दिस एक्ट अप्लाइड ओनली टू द एरियाज मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल जो है उसके अंदर जो भी पर्टिकुलर एरियाज मेंशन्ड हैं, इनिशियली इस एक्ट को केवल फर्स्ट शेड्यूल के एरियाज के ऊपर ही अप्लाई किया गया था। यहाँ से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इनिशियली जो ये एक्ट है ये किस एरियाज पर अप्लाई हुआ, क्या होल ऑफ एमपी पर ये हमेशा से एप्लीकेबल था या फिर वहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, इस तरह से ऑप्शंस फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग में केवल ये फर्स्ट शेड्यूल के एरियाज के ऊपर अप्लाई होता था। ऑल्सो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट अदर एरियाज के ऊपर भी इस एक्ट को अप्लाई कर सकता है बाय अमेंडिंग द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में जो एरियाज हैं वहाँ पर किसी अन्य एरिया को ऐड किया जा सकता है और उस एरिया के ऊपर भी इस एक्ट को अप्लाई किया जा सकता है। ओके, नाउ वी कम टू सेक्शन 2 दैट इज डेफिनेशंस। सेक्शन 2 में आपको देखिए डेफिनेशंस में किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे जो बेसिक क्वेश्चन होगा आपसे वो डेफिनेशन क्लॉज से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि एकोमोडेशन किस क्लॉज में डिफाइंड है। तो वहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि 2A डिफाइंस एकोमोडेशन। सो सबसे पहले आप बेसिक याद करें कि कहाँ पर किस पर्टिकुलर वर्ड को, टर्म को डिफाइन किया गया है, एंड उसके बाद उस डेफिनेशन को भी समझें। सो 2A दैट इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का क्या मतलब है? एकोमोडेशन मीन्स अ बिल्डिंग और अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग या उस बिल्डिंग का कोई हिस्सा जो कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा हो या नॉन रेजिडेंशियल के लिए। देखिए रेजिडेंशियल मतलब जहाँ पर कि आप रह रहे हैं, कि आपने कोई भी एक एकोमोडेशन, एक घर जो है आपने किराए पर लिया रहने के लिए, अपने आप वहाँ पर रह रहे हैं, अपने हाउस के पर्पज से उसको लिया। और सेकेंड इज नॉन रेजिडेंशियल। नॉन रेजिडेंशियल मतलब आपने वहाँ पर कोई शॉप खोलने के लिए, कोई अपने बिजनेस पर्पज से लिए अगर किसी बिल्डिंग को लिया है। ओके, सो दीज आर एकोमोडेशंस। अब एकोमोडेशन की जो डेफिनेशन है वहाँ पर आगे बताया गया है कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स। यहाँ से देखिए बहुत क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, अपने बैरेक्ट में मार्क करते चलें साथ के साथ कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एकोमोडेशन के डेफिनेशन में इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट इज नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, कोई भी ऐसा लैंड विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कि एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो एकोमोडेशन की डेफिनेशन में नहीं आता। कोई भी ऐसा लैंड जहाँ पर एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, खेती की जा रही है, वो एकोमोडेशन में इंक्लूडेड नहीं है। सेकंड, गार्डन, गैराज, ग्राउंड, आउट हाउस, कोई भी इस तरीके का गार्डन है या कोई गैराज है या कोई आउट हाउस जो कि उस मेन बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है। देखिए कई बार होता है कि जैसे ये कोई बिल्डिंग है, कोई घर है और उस घर में ही साइड में एक और रूम है, गैराज टाइप है जहाँ पर कार हम पार्क कर रहे हैं, या कोई गार्डन है जो उस बिल्डिंग के साथ अटैच्ड है। सो दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एकोमोडेशन। थर्ड आपको याद रखना है कि फिटिंग्स विच आर अफिक्स्ड फॉर बेनिफिशियल एन्जॉयमेंट, कोई भी इस तरह की फिटिंग्स जो कि बिल्डिंग में लगाई जाती हैं ताकि बिल्डिंग को और भी बेनिफिशियली एन्जॉय किया जा सके, जैसे अगर वहाँ पर विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, ये सब चीज़ें भी इंक्लूड होंगी। फोर्थ इज फर्नीचर सप्लाइड बाय लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के द्वारा अगर कोई भी फर्नीचर सप्लाई किया जा रहा है टू द टीनेंट, कि टीनेंट को जिस समय अकोमोडेशन दिया गया उस समय वहाँ पर कुछ फर्नीचर भी दिया गया, दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एकोमोडेशन। तो आपको ये चारों पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत फ्रेम होते हैं। मेनली दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 2 क्लॉज बी दैट इज लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का क्या मतलब है? लैंडलॉर्ड मीन्स एनी पर्सन हु इज रिसीविंग द रेंट। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रेंट रिसीव कर रहा है, जिसके पास ये अधिकार है कि वो टेनेंट से रेंट ले, किराया वसूल करे, या कोई ऐसा पर्सन जो कि एंटाइटल्ड है उस रेंट को रिसीव करने के लिए। कि सपोज लैंडलॉर्ड ने क्या किया, किसी अन्य पर्सन को अपॉइंट किया कि तुम जा करके वहाँ से किराया लेते रहना, तो उसे भी लैंडलॉर्ड में इंक्लूड किया जाएगा। एनी ट्रस्टी, गार्जियन और रिसीवर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन लैंडलॉर्ड। आपको ये तीनों वर्ड्स भी, टर्म्स भी याद रखने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि लैंडलॉर्ड के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है। सो ट्रस्टी, गार्जियन या रिसीवर भी लैंडलॉर्ड के मीनिंग में इंक्लूडेड है। एंड फोर्थ इज एनी पर्सन डिराइविंग टाइटल अंडर लैंडलॉर्ड। कोई भी अन्य ऐसा पर्सन जो कि लैंडलॉर्ड से इस अधिकार को रिसीव करता है कि वो भी रेंट वसूल कर सकता है, रेंट ले सकता है। सो सच पर्सन इज ऑल्सो अ लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट वी कम टू 2 क्लॉज सी दैट इज लॉफुल इंक्रीज। लॉफुल इंक्रीज का मतलब है इंक्रीज इन द रेंट एज परमिटेड बाय दिस एक्ट अंडर सेक्शन 8। यहाँ पर अपने बैरक में मार्क करें कि लॉफुल इंक्रीज के बारे में हम सेक्शन 8 में पढ़ेंगे, ताकि जब आप सेक्शन 8 पढ़ें तो सेक्शन 8 के साथ आप 2 क्लॉज सी को रिलेट कर सकें। नेक्स्ट 2 क्लॉज डी दैट इज लीज। लीज इंक्लूड सब लीज, यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 क्लॉज ई इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, मेंबर ऑफ फैमिली। मेंबर ऑफ फैमिली में देखिए एक प्रॉपर लिस्ट आपको काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दिए गए हैं कि फैमिली मेंबर में कौन कौन इंक्लूडेड है। किसी भी पर्सन का जो स्पाउस है, सन, फादर, ग्रैंडफादर, मदर और ग्रैंड मदर, ये सब फैमिली मेंबर्स हैं। एंड ब्रदर, सिस्टर और डॉटर। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है वो फ्रेम किया जाता है पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस, कि सिस्टर और डॉटर की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन में आप ध्यान से पढ़ें कि वहाँ पर लिखा होना चाहिए कि अनमैरिड सिस्टर एंड अनमैरिड डॉटर। इट मीन्स कि अगर मैरिड डॉटर है या मैरिड सिस्टर है, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली। सो मेंबर ऑफ फैमिली में अनमैरिड सिस्टर और अनमैरिड डॉटर इंक्लूड होती हैं। प्लस पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल की जो वाइफ है, विडो है, ब्रदर्स, सन, अनमैरिड डॉटर। जहाँ कहीं भी देखिए डॉटर और सिस्टर की बात की गई है वहाँ पर अनमैरिड ज़रूर लिखा आपको मिलेगा। ओके, एंड इन सभी के रिस्पेक्ट में ये ज़रूरी है कि दे मस्ट बी लिविंग जॉइंटली, कि ये जो सब पर्सन्स हैं, ये जो मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं, दे शुड बी लिविंग जॉइंटली। ये एक साथ इकट्ठे परिवार के रूप में साथ रह रहे हों, तभी उन्हें मेंबर्स ऑफ फैमिली में इंक्लूड किया जाएगा। ओके, एंड यस, अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं 2 क्लॉज F दैट इज रेंट कंट्रोल अथॉरिटी। रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मीन्स कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि सेक्शन 28 में अपॉइंट किया गया है। सो सेक्शन 28 के साथ 2 क्लॉज F को मेंशन करें अपने बैरक में। 2 क्लॉज G दैट इज रिपील्ड एक्ट। MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, उसके आने से पहले MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1955 एग्जिस्टेंस में था, जिसको रिपील किया गया अंडर सेक्शन 51। MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 जो एक्ट है आप जिसको पढ़ रहे हैं, इसका सेक्शन 51 जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि वहाँ पर लिखा है कि MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1955 को रिपील किया जाता है और उसके जगह पर 1961 का ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया। नेक्स्ट 2 क्लॉज H दैट इज स्टैंडर्ड रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेंस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है रिगार्डिंग स्टैंडर्ड रेंट। तो जब आप स्टैंडर्ड रेंट से रिलेटेड आंसर अपना लिखेंगे तो वहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट की डेफिनेशन भी बताएंगे कि 2 क्लॉज H में स्टैंडर्ड रेंट को डिफाइन किया गया है कि स्टैंडर्ड रेंट का मतलब है ऐसा रेंट जो कि सेक्शन 7 में मेंशन किया गया है, as well as any increase in the standard rent under section 8. Okay, next is 2 clause I that is tenant. tenant का क्या मतलब है? tenant का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि
रेंट देने के लिए लायबल है, यानी जिस पर्सन की ये ड्यूटी है कि वो रेंट पे करेगा। ऑल्सो टीनेंट इंक्लूड द सब टीनेंट। यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है कि क्या टीनेंट की डेफिनेशन में सब टीनेंट भी इंक्लूडेड है, तो हाँ, टीनेंट ऑल्सो इंक्लूड अ सब टीनेंट। सब टीनेंट का क्या मतलब है? सपोज ए ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी, अपना जो एकोमोडेशन है वो बी को रेंट पर दिया, तो बी कौन है? बी इज टीनेंट। और बी ने क्या किया, इस पर्टिकुलर एकोमोडेशन को सी को भी दे दिया, मतलब उसके अंदर एक और रूम था और बी ने सी को वो रूम दे दिया, तो सी विल बिकम द सब टीनेंट। मतलब जहाँ कहीं टीनेंट अगर किसी अन्य पर्सन को अपॉइंट करता है एज अ टीनेंट, देन सच पर्सन इज सब टीनेंट। थर्ड पॉइंट इज एनी पर्सन हु इज कंटिन्यूइंग इन पोजेशन। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इवन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टीनेंसी खत्म होने के बाद भी, कि सपोज आपने किसी पर्सन को 1 साल के लिए टीनेंट रखा था कि 1 साल तक मैं तुम्हें ये एकोमोडेशन रेंट पे देता हूँ, और 1 साल का टाइम पीरियड खत्म हो गया, लेकिन 1 साल का टाइम पीरियड खत्म हो जाने के बाद भी यदि वो पर्सन उस एकोमोडेशन के पोजेशन में रहता है, देन ऑल्सो वो टीनेंट की डेफिनेशन में ही काउंट होगा। ओके, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि टीनेंट डज नॉट इंक्लूड। टीनेंट की डेफिनेशन में कौन इंक्लूडेड नहीं है? दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स कि टीनेंट डज नॉट इंक्लूड एनी पर्सन अगेंस्ट whom an order of eviction is passed। कोई भी ऐसा टीनेंट जिसके अगेंस्ट एविक्शन का ऑर्डर पास हो जाता है, देन ही विल सीज टू बी अ टीनेंट। कि सपोज मैं लैंडलॉर्ड हूँ, या सपोज इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि ए ने बी को टीनेंट अपॉइंट रखा था अपने यहाँ पर, लेकिन ए क्या करता है, बी को अब उस एकोमोडेशन से निकालना चाहता है, तो ए जो है वो बी के अगेंस्ट एविक्शन का सूट फाइल करेगा, एविक्शन की प्रोसीडिंग्स शुरू करेगा, एंड उसके बाद अगर बी के अगेंस्ट एविक्शन का ऑर्डर पास हो जाता है, मतलब बी के अगेंस्ट ये ऑर्डर पास हो जाता है कि हाँ तुम इस एकोमोडेशन को खाली कर दो, तो उस ऑर्डर की डेट से बी अब टीनेंट नहीं कहलाया जाएगा, बी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ टीनेंट। ओके, दिस वेरी मच सिंपल। Section 3, that is act not to apply to। Section 3 is also very much important। देखिए ऐसे जो छोटे छोटे sections होते हैं, यहाँ से prelims के questions बहुत ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको 2 बातें याद रखनी है कि किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर एकोमोडेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। एंड सेकेंड इज कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, कि सपोज अगर म्यूनिसिपैलिटी की कोई प्रॉपर्टी है एंड उसे नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, कि सपोज अगर म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड अंडर दिस एक्ट। एमपी अकोमोडेशन एक्ट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर अप्लाई नहीं होगा और किसी लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी पर भी अप्लाई नहीं होगा, प्रोवाइडेड कि जो लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, कि जो मैं म्यूनिसिपैलिटी की प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, वो प्रॉपर्टी एज अ ऑफिस या एज अ पर्टिकुलर नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए, रेजिडेंशियल वो ना हो। एंड सेकेंड पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो वो नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट कर सकती है। किस तरह की प्रॉपर्टी को? ऐसी कोई प्रॉपर्टी, कोई ऐसा एकोमोडेशन जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, या जो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, या जिसको यूज़ किया जा रहा है एज अ नर्सिंग होम या मैटरनिटी होम। सो इस तरह की प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में भी गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल करके एग्जेम्प्ट कर सकती है इस तरह की प्रॉपर्टी को, कि इनके ऊपर एकोमोडेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। सो यहाँ पर आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि इस तरह की प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिलीज करके एग्जेम्प्ट कर सकती है। एंड सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर और लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी के ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। ओके, सो आज हमने इस वीडियो में सेक्शन 1, 2 एंड 3 को क्लियरली डिस्कस किया। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। एंड आप इस पर्टिकुलर वीडियो का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
एंड थैंक यू, कीप सपोर्टिंग आवर एफर्ट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हम समय समय पर इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। ना केवल एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, हम एमपी एलआरसी लैंड रेवेन्यू कोड को भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भी अन्य वीडियोस हमारे चैनल पर हम अपलोड करते रहेंगे रिलेटेड टू कंप्यूटर, रिलेटेड टू एमपी लोकल जीके। सो स्टे ट्यून्ड विद अस and do support us. Thank you.